हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं कक्षा 12 की गणित विषय की ऑनलाइन कक्षा में। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं हमारी पाठ्य पुस्तक की मॉड्यूल संख्या 2 का अध्याय 6, जिसका नाम है अनुक्रम तथा श्रेणियां। आज का जो हमारा विषय है बच्चों, वो है गुणोत्तर श्रेणी। हमेशा की तरह आपको अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठना है बच्चों। हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक परिभाषा को ध्यान से समझते हुए बच्चों लिखना है और बाद में उसे दोहराना भी है। आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। और सबसे पहले जानते हैं बच्चों कि गुणोत्तर श्रेणी आखिर होती क्या है, किसे गुणोत्तर श्रेणी कहेंगे, गुणोत्तर श्रेणी की परिभाषा क्या है बच्चों। देखिए, गुणोत्तर श्रेणी किसे कहेंगे बच्चों? एक अनुक्रम को हम गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। एक अनुक्रम गुणोत्तर श्रेणी कहलाता है। कब कहलाएगा बच्चों कोई अनुक्रम गुणोत्तर श्रेणी? यदि इसके क्रमागत पदों का अनुपात क्या हो? समान हो। यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, वो ये है, क्रमागत पदों का अनुपात समान होना। एपी में समांतर श्रेणी में क्या होता था बच्चों? क्रमागत पदों का अंतर समान होता था। यहाँ गुणोत्तर श्रेणी में क्या होगा? क्रमागत पदों का अनुपात समान होगा। एपी, समांतर श्रेणी को हम एपी कहते थे बच्चों, और गुणोत्तर श्रेणी को हम क्या कहेंगे? जीपी कहेंगे। परिभाषा में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। किसे कहेंगे गुणोत्तर श्रेणी? एक बार फिर से सुनिए बच्चों। ऐसा कोई अनुक्रम जिसके क्रमागत पदों का अनुपात, है ना, क्रमागत पदों का अनुपात क्या हो? एक समान हो, उस अनुक्रम को हम क्या कहते हैं? गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं बच्चों। देखिए, यहाँ पर एक अनुक्रम लिखा गया है। देखिए, अनुक्रम में प्रथम पद है 1, दूसरा पद है 2, तीसरा पद 4 है, फिर 8, फिर 16। इस तरीके से इस अनुक्रम के पद हैं। अगर हम क्रमागत पदों का अनुपात देखें, T2 अपॉन T1 देखें बच्चों, तो 2/1 कितना आ गया? 2। T3 बटे T2 देखें, तीसरे का दूसरे से अनुपात देखें, तो 4/2, ये भी कितना आ गया? 2 आ गया। इसी तरीके से T4 बटे T3 देखिए, 8/4, ये भी कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और बच्चों T5 बटे T4, ये देखिए 16/8 आएगा। 16/8 का मतलब कितना हो गया? 2। तो क्रमागत पदों का अगर हम अनुपात देखें बच्चों, तो ये अनुपात सदैव कितना है? किसके बराबर है? 2 के बराबर है। क्योंकि इस अनुक्रम के क्रमागत पदों का अनुपात बराबर है बच्चों, इसलिए ये जो अनुक्रम है क्या कहलाएगा? गुणोत्तर श्रेणी कहलाएगा। ये अनुक्रम क्या है? गुणोत्तर श्रेणी है बच्चों। ठीक है। शॉर्ट में हम इसको गुणोत्तर श्रेणी ऐसे लिख सकते हैं, या बच्चों क्या लिख दीजिए? जीपी लिख दीजिए। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप पहचान पाएंगे ना कि कोई अनुक्रम जीपी है अथवा नहीं है। चलिए एक और उदाहरण देखिए बच्चों। यहाँ पर देखिए, T2 अपॉन T1 -3/1 कितना आ जाएगा? -3 आ जाएगा। T3 अपॉन T2 देखिए, 9/-3, ये भी -3 आ जाएगा। T4/T3 देखिए, ये आ जाएगा -27/9, यानी कि -3। तो क्रमागत पदों का अनुपात हमेशा ही क्या है? समान है। क्रमागत पदों का अनुपात समान है। तो इस प्रकार का अनुक्रम जिसमें क्रमागत पदों का अनुपात बराबर हो, क्या कहलाता है बच्चों? क्रमागत पदों का अनुपात क्या है? यहाँ समान है। इसलिए ये अनुक्रम क्या है? ये अनुक्रम है जीपी, गुणोत्तर श्रेणी है ये अनुक्रम। बच्चों आगे बात समझ में पहचान लेंगे ना किसी अनुक्रम को गुणोत्तर श्रेणी है अथवा नहीं। अब जो हम बच्चों हम बात कर रहे हैं ना, ये क्रमागत पदों का अनुपात। जैसे क्रमागत पदों के अंतर को समांतर श्रेणी में हम क्या कहते थे? सार्वांतर कहते थे ना। वैसे ही इस अनुपात को हम क्या कहते हैं? गुणोत्तर श्रेणी में जो अनुपात होता है बच्चों, हमेशा बराबर होता है। और इस समान अनुपात को हम कहते हैं सार्वानुपात। क्या कहते हैं? सार्वानुपात। परिभाषा के रूप में बच्चों आप लिख सकते हैं, सार्वानुपात की परिभाषा आप लिख सकते हैं, गुणोत्तर श्रेणी के क्रमागत पदों का अनुपात सार्वानुपात कहलाता है, और इसे हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। तो अगर आपको सार्वानुपात आर चाहिए,
तो आप T2 अपॉन T1 कर सकते हैं, T3 अपॉन T2 कर सकते हैं, T4 अपॉन T3 कर सकते हैं। ऐसे ही बच्चों आप Tn अपॉन क्या कर सकते हैं, Tn-1 कर सकते हैं। तो ये गुणोत्तर श्रेणी का क्या हो जाएगा, सार्वनुपात हो जाएगा। किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। आइए अब चर्चा करते हैं गुणोत्तर श्रेणी के व्यापक रूप की। देखिए, किसी भी गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक रूप ये वो कैसी दिखती है। अगर किसी गुणोत्तर श्रेणी का बच्चों प्रथम पद ए है और सार्वनुपात आर है, तब इसका व्यापक रूप क्या होगा। सबसे पहले तो प्रथम पद लिखा जाएगा ए, उसके बाद में सार्वनुपात आर से ए को गुणा करके ए आर लिखा जाता है, फिर ए आर स्क्वायर होता है, ए आर क्यूब होता है, और इस तरीके से आगे पद चलते हैं। आई बात समझ में। यहाँ देख लीजिए, अनुपात देख लीजिए, ए आर अपॉन ए करोगे तो भी आर आएगा, ए आर स्क्वायर अपॉन ए आर करोगे तो भी आर आएगा, ए आर क्यूब अपॉन ए आर स्क्वायर करोगे तो भी क्या आएगा, आर ही आएगा। तो यहाँ पर क्रमागत पदों का अनुपात क्या है, बराबर है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जीपी की जो जर्नल फॉर्म होती है वो क्या होती है। अगर आपको किसी प्रश्न में जीपी माननी है या गुणोत्तर श्रेणी माननी है बच्चों, तो किस प्रकार से मानेंगे, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर की घात 4, और इस तरीके से आप एपी जीपी के पद मान सकते हैं बच्चों। गुणोत्तर श्रेणी के पद आप इस तरीके से मान सकते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ देखिए कि T1 तो क्या है, ए है, T2 क्या है, ए आर है, T3 क्या है, ए आर स्क्वायर है, T4 क्या है, ए आर क्यूब है। आप इसको इस तरीके से देखिए बच्चों, ये ए आर की घात 0 है, ये ए आर की घात 2-1 है। क्या 0 को आप लिख सकते हो ए आर की घात 1-1। यहाँ पर यह है ए आर की घात 3-1, यह है ए आर की घात 4-1। कहने का मतलब यह है बच्चों, जो पद आपको निकालना है ना, T1 निकालना है तो ए तो आएगा ही, 1-1 कर देंगे। T2 निकालना है तो 2-1 कर देंगे। T3 निकालना है तो आर की घात 3-1 करेंगे। T4 निकालना है तो आर की घात 4-1 करेंगे। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं T100 निकालना है जीपी का, तो ए डॉट आर की घात 100 माइनस क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। और अगर अब मैं आपसे पूछूं इसका व्यापक पद, जीपी का व्यापक पद यानी कि एनवा पद बच्चों, एनवा पद अगर हम पूछें टी एन बराबर क्या होगा, तो सिंपल है ना, ए डॉट आर की घात n-1 हम कर देंगे, है ना। तो किसी गुणोत्तर श्रेणी के nवें पद या व्यापक पद के लिए सूत्र हमारे पास हो गया बच्चों। किस प्रकार से लिखेंगे, देखो हम लिखेंगे गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक पद, और इसमें हम लिख देंगे यदि जीपी का प्रथम पद बच्चों क्या, प्रथम पद ए तथा सार्वनुपात आर है, तब तब इसका व्यापक पद क्या हो जाएगा, व्यापक पद अर्थात एनवा पद टी एन का सूत्र हो जाएगा बच्चों ए डॉट आर की घात n-1। इस तरीके से गुणोत्तर श्रेणी के व्यापक पद nवें पद का सूत्र हम प्राप्त कर सकते हैं। बस थोड़ा सा लॉजिक आपको लगाना है। जीपी का व्यापक रूप आपको पता है तो फिर आप इसका व्यापक पद nवा पद बच्चों आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। चलिए तो बच्चों अब बढ़ते हैं आगे, और अब हम चर्चा करते हैं गुणोत्तर श्रेणी के कुछ विशेष गुणधर्मों की। क्या विशेष गुणधर्म है, विशेष गुणधर्मों में से पहला गुणधर्म देखिए बच्चों, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी के सभी पदों को हम किसी शून्यत्र संख्या, शून्य के अलावा किसी और संख्या से गुणा कर दें या बच्चों भाग दे दें, तो जो नए श्रेणी हमारे पास आएगी वो भी क्या होगी, गुणोत्तर श्रेणी में होगी। प्राप्त जीपी का जो सार्वनुपात होगा
वो मूल गुणोत्तर श्रेणी का सार्वनुपात ही होता है। उदाहरण के लिए यदि ए, बी, सी, डी इस तरीके से एक जीपी है बच्चों, तो इसको के से गुणा कर दें तो ए के, बी के, सी के, डी के ये भी जीपी में होंगे। और अगर इसका सार्वनुपात आर है तो इसका सार्वनुपात भी क्या होगा? आर ही होगा। किसी जीपी को किसी शून्येतर संख्या से गुणा कर दें तो जो प्राप्त श्रेणी है ना, जो मूल श्रेणी के अलावा जो दूसरी श्रेणी आपको प्राप्त हुई है वो भी जीपी में होगी और इन दोनों श्रेणियों के सार्वनुपात आर के मान बच्चों क्या होंगे? समान होंगे। ठीक है। फिर देखिए अगली बात, किसी जीपी के सभी पदों की घात बराबर बढ़ा दी जाए तो परिणामी श्रेणी भी जीपी में होगी बच्चों। जैसे कि ए बी सी डी ऐसे ये जीपी में है, तो ए की घात के, बी की घात के, सी की घात के, डी की घात के ये भी क्या होंगे? जीपी में होंगे। के कोई क्या है? अशून्य संख्या है। यहां ध्यान दीजिएगा, अगर इसका सार्वनुपात आर है तो इसका सार्वनुपात क्या होगा? आर नहीं होगा, आर की घात के होगा बच्चों। इसका सार्वनुपात आर की घात के होगा। जितनी घात आपने बढ़ाई है उतनी घात बढ़ जाएगी सार्वनुपात की। इस बात को आप ऐसे लिख सकते हैं कि परिणामी जीपी का सार्वनुपात मूल सार्वनुपात की वही घात बढ़कर प्राप्त होगा जो श्रेणी के पदों की घात बढ़ाई गई है। जितनी पदों की घात बढ़ाओगे उतने ही सार्वनुपात की घात बढ़ जाएगी बच्चों। क्लियर हो गई? जीपी की परिभाषा क्लियर हो जानी चाहिए, उसका व्यापक रूप क्लियर हो जाना चाहिए, एनवा पद आपको क्लियर होना चाहिए और बच्चों ये जो कुछ विशेष बातें मैंने आपको बताई हैं ये भी आपको क्लियर होनी चाहिए। चलिए बच्चों अब बढ़ते हैं आगे और देखिए अब हम हल करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक की उदाहरण संख्या 12 को, है ना। अध्याय 6 की उदाहरण संख्या 12 में हमसे क्या कहा गया है? हमसे कहा गया है जीपी 4, 8, 16 का 6वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए छठा पद आपको ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? आप हल में लिखिए जो जीपी दी गई है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे दी गई जीपी, दी गई जीपी। ये दी गई जीपी है 4, 8, 16 और इस तरीके से। यहाँ पर आप प्रथम पद ए बता दीजिए और सार्वनुपात आर बता दीजिए। आर कैसे निकालेंगे? 8 में 4 का भाग लगा देंगे या 16 में 8 का भाग लगा देंगे तो आर का मान आ जाएगा 2। प्रथम पद और सार्वनुपात आप ज्ञात कर लेंगे दी गई जीपी से। आपसे पूछा गया है कि छठवां पद कौन सा है, तो आप जानते हैं बच्चों, क्योंकि जीपी का व्यापक पद, व्यापक पद यानी कि एनवा पद टीएन का सूत्र अभी मैंने आपको बताया ए डॉट आर की घात एन माइनस वन होता है। इसलिए दी गई दी गई जीपी का छवा पद वो हो जाएगा T6। T6 क्या हो जाएगा? ए आर की घात 5 बच्चों। ए का और आर का मान भर दीजिए तो यहाँ से T6 बराबर आ जाएगा। ए का मान कितना है? ए का मान है 4, आर का मान है 2, 2 की घात 5। तो यह जाएगा 4 गुणा 2 की घात 5 कितना होता है? 32। 32 को 4 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 128 आ जाएगा। तो छवां पद क्या हो जाएगा? 128 हो जाएगा। है ना आसान? तो जीपी की परिभाषा और इसके व्यापक पद पर ये जो प्रश्न था बच्चों हमने आसानी से हल कर लिया है। बढ़ेंगे आगे और देखेंगे बच्चों, अब हम उदाहरण संख्या 13 को देखिए। एक जीपी के चौथे और 9वें पद का मान क्रमशः 8 और 256 है। गुणोत्तर श्रेणी ज्ञात कीजिए। आपको गुणोत्तर श्रेणी याद करनी है और याद कीजिए गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक रूप किस प्रकार से होती है। गुणोत्तर श्रेणी ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब इस तरीके से। तो ए चाहिए और आर चाहिए। ए क्या होता है? प्रथम पद और आर क्या होता है? सार्वनुपात। तो यहीं से बच्चों हल स्टार्ट करेंगे और हल में हम लिखेंगे माना कि माना कि जीपी का बच्चों प्रथम पद ए है तथा सार्वनुपात आर है।
प्रथम पद ए है और सार्वनुपात क्या है, आर है। क्योंकि हमें पता है जीपी का व्यापक पद, व्यापक पद यानी कि एनवा पद टी एन बराबर क्या होता है, ए आर की घात एन माइनस वन होता है। अतः बच्चों टी फोर हो जाएगा ए आर की घात तीन, और टी फोर चौथा पद ए आर की घात तीन कितना दे रखा है, 8 दे रखा है, तो इसे हम बोल देंगे समीकरण संख्या 1। तथा बच्चों आपको दे रखा है नवा पद T9। T9 क्या होगा, ए आर की घात कितनी, 8, और यहां से आप बोल सकते हो ए आर की घात 8 बराबर है किसके, 256 के। इसे कह दीजिए समीकरण संख्या। अब ये ए और आर में आपके पास दो समीकरण आ गए बच्चों। ए और आर के मान निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, ये समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग लगा दूंगा। तो लिखूंगा समीकरण 1 व समीकरण 2 से देखो ए आर की घात 8 बटे ए आर क्यूब बराबर हो जाएगा 256 बटे 8, है ना। ए आर की घात 8 का मान कितना है, ए आर की घात 8 का मान है 256, क्योंकि नवा पद 256 है। ए आर क्यूब का मान कितना है, 8 है। तो ए आर की घात 8 में ए आर की घात 3 का भाग लगा देंगे बच्चों, तो ये आ जाएगा आर की घात 5, और ये आ जाएगा देखो कितना, 32। यानी कि बच्चों आर की घात 5 का मतलब आ गया 2 की घात 5। जब घातें बराबर होती हैं तो आधार भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहां से आप बोल देंगे कि आर का मान कितना आ गया, 2। आर का मान समीकरण 1 में रख दो। तो देखो समीकरण 1 से हमें पता है ए आर क्यूब बराबर किसके है, 8 के। यानी कि ए आर की जगह 2, 2 का क्यूब बराबर हो गया 8। यहां से ए का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है ना। ए का मान कितना आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप लिख देंगे। ए का मान 1 आ गया और आर का मान कितना आ गया, 2। अब ए का मान आ गया, आर का मान आ गया, तो आप अभिष्ट गुणोत्तर श्रेणी निकाल सकते हैं। लिखेंगे बच्चों, अतः अभिष्ट अभिष्ट गुणोत्तर श्रेणी वो हो जाएगी, प्रथम पद ए 1 हो जाएगा, फिर ए आर 1 इंटू 2 यानी कि 2, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 8 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16। ठीक है ना। ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, इस तरीके से आप जीपी निकाल लेंगे बच्चों, है ना। कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी इस प्रश्न को हल करने में। इसे नोट कीजिए बच्चों, बाद में आपको हर एक उदाहरण के हल को एक बार फिर से बिना देखे हल करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चों, और अब हम हल करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक की उदाहरण संख्या 14 को। इसमें हमसे कहा गया है कि जीपी 5, 10, 20, 40 का कौन सा पद 320 है। कौन सा पद 320 है बच्चों। तो इसके लिए देखिए, हल में आप सबसे पहले लिखेंगे माना, देखिए सबसे पहले आप लिखिए दी गई जीपी। क्या लिखिए, दी गई जीपी लिख लीजिए। दी गई जीपी है 5, 10, 20, 40 एंड सो ऑन। और यहाँ बच्चों प्रथम पद बता दीजिए। ए बराबर कितना है, 5, तथा आर सार्वनुपात कितना है, 10/2 कर लीजिए या 20/10 कर लीजिए, 10/5 कर लीजिए बच्चों, 10/5। ए T2/T1 करेंगे ना, तो ये आ जाएगा 2, या 20 में 10 का भाग लगा दीजिए, 40 में 20 का भाग लगा दीजिए, सार्वनुपात तो क्या आता है, बराबर ही आता है, 2 आ जाएगा। ए और आर आपने यहां से जीपी से लिख लिए। अब बच्चों मानिए कि टी एन क्या है, 320 है, 320 इसका एनवा पद है। तो लिखिएगा माना माना कि 320 दी गई
दी गई जीपी का nवा पद है। अतः अगर ये nवा पद है बच्चों तो टी एन बराबर किसके होगा? 320 के टी एन एनवे पद का सूत्र क्या होता है? ए आर की घात एन माइनस वन बराबर कितना? 320। ए कितना है बच्चों? 5 है। आर कितना है? 2 है। की घात एन माइनस वन बराबर कितना हो जाएगा? 320। 5 से इसको काटेंगे तो बच्चों 5 छिके 30, 5 चौक 20, 64 आ जाएगा। आप कहेंगे कि 2 की घात एन माइनस वन बराबर 2 की घात कितना? 6। 2 की घात 6 कितना होता है? 64। यहाँ से आप बोलेंगे आधार समान है तो घातें भी समान होंगी। एन माइनस वन 6 के बराबर और एन बराबर कितना? 7 बच्चों। एन बराबर कितना? 7। अतः हम कहेंगे कि 320 कौन सा पद है? 7वां पद है। अतः 320 दी गई जीपी का सातवां पद है। कौन सा पद है? 7वां पद है बच्चों। कौन सा पद है? 320 7वां पद है। इस तरीके से आप हल कर सकते हैं उदाहरण संख्या 14 को। फिर देखिए बच्चों आगे, अब हम हल करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक की उदाहरण संख्या 15 को। यहाँ हमसे क्या कहा गया है? यदि ए बी सी और डी जीपी में है तो दिखाइए कि ए प्लस बी का स्क्वायर बी प्लस सी का स्क्वायर और सी प्लस डी का स्क्वायर भी जीपी में है। तो किन्हीं भी पदों को जीपी में दिखाने का अर्थ क्या है बच्चों? उनको अगर हम क्रम से लिखें तो क्रमागत पदों का अनुपात क्या आना चाहिए? बराबर आना चाहिए। अगर इनका अनुपात इसको सीरीज में अनुक्रम में क्रमागत पदों का अनुपात बराबर होगा बच्चों, तो फिर ये किस में होंगे? जीपी में होंगे। ठीक है ना? चलिए हल करेंगे इस उदाहरण को। और हल में हम सबसे पहले लिखेंगे जो बात दी गई है। क्योंकि बच्चों ए बी सी डी जीपी में है। किसमें है? जीपी में है। इसका मतलब क्रमागत पदों का अनुपात बराबर होगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि बी बटे ए बराबर सी बटे बी बराबर क्या होगा? डी बटे सी के होगा। यहां से आप लिख सकते हैं, देखो बी स्क्वायर, इन दोनों से अगर हम देखें तो आप लिख सकते हैं बी स्क्वायर बराबर ए सी। इन दोनों से देखेंगे बच्चों तो आप लिख सकते हैं सी स्क्वायर बराबर बी डी। तथा बच्चों अगर पहले और तीसरे से देखें, इससे देखें तो बी सी बराबर किसके होगा? ई डी। बी सी बराबर किसके हो जाएगा? ई डी के बराबर हो जाएगा। क्लियर हो गई ये बात? फिर देखिए अब आप निकालिए इन दोनों का गुणनफल। ए प्लस बी के होल स्क्वायर और सी प्लस डी के होल स्क्वायर का गुणनफल निकालिए बच्चों। तो देखिए हम लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर सी प्लस डी का होल स्क्वायर बराबर आप लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी इसका स्क्वायर, और यह आ जाएगा ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी। लिख सकते हैं कि नहीं? ऐसा लिख सकते हैं। और ये क्या चल रहा है? इसका स्क्वायर। अब देखिए एसी की जगह तो आप क्या लिख सकते हैं? बी का स्क्वायर। एसी की जगह तो आप लिख सकते हैं बी का स्क्वायर। एडी की जगह आप लिख सकते हैं बीसी। बीसी को बीसी ही रहने दीजिए। और बीडी की जगह आप लिख सकते हैं सी स्क्वायर बच्चों। इसकी जगह आप लिख सकते हैं सी स्क्वायर। ये हो जाएगा सी स्क्वायर और ये होल स्क्वायर चल ही रहा है। ये हो जाएगा बच्चों बी स्क्वायर प्लस 2bc प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी कि b प्लस सी का होल स्क्वायर का स्क्वायर, जिसको आप ऐसे लिख सकते हैं b प्लस सी का स्क्वायर डॉट बी प्लस सी का स्क्वायर। और ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा ए प्लस बी का स्क्वायर और सी प्लस डी का स्क्वायर।
सी प्लस डी का स्क्वायर। यहां से देखिए बच्चों, ये बी प्लस सी को इसके अपॉन में लगा देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास बी प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू देखिए सी प्लस डी का होल स्क्वायर अपॉन में सी प्लस डी का होल स्क्वायर अपॉन में बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हैं। देखो, वज्र गुणा करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर सी प्लस डी का होल स्क्वायर आपस में गुणा होंगे और ये b प्लस सी का होल स्क्वायर इंटू बी प्लस सी का होल स्क्वायर होगा। लेकिन ऐसा लिखने से आपको पता चल गया कि ये बटे ये और ये बटे ये अनुपात क्या है, बराबर है। और अनुपात बराबर है तो ये तो देखो, ये हो गया T1, ये T2, ये T3, ये T2, है ना। तो T1 a प्लस बी का होल स्क्वायर, T2 बी प्लस सी का होल स्क्वायर और T3 सी प्लस डी का होल स्क्वायर किसमें है, जीपी में है बच्चों। और यही तो हमें सिद्ध करना था। इस तरीके से हम आसानी से सिद्ध कर देंगे बच्चों और हल कर लेंगे उदाहरण संख्या 15 को। लिख लीजिए इसे और बाद में फिर से आप हल कीजिएगा बिना देखे बच्चों, ठीक है ना। चलिए बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। मिलेंगे अगली कक्षा में अगले प्रश्नों के साथ, अगले कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए बच्चों। धन्यवाद।